डेप्रिसिएशन डे 4 है ना। डे 3 कहाँ हुआ, डे 4 है। लिखो डेप्रिसिएशन डे 4। डेप्रिसिएशन डे 4। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। फिर हम लोग एक सम्स भी करेंगे जो शिव में आया हुआ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले हेडिंग डालो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। वर्ड का मतलब क्या है, देखो जब भी प्रोविजंस बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। प्रोविजन क्या होता है, एक लायबिलिटी होता है, ठीक है। देखो अभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है क्या, मैं बाद में समझाऊंगा। पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुमको नोट डाउन नहीं करना है, वो बस समझना है। जब मैं बोलूंगा लिखो तो लिखना स्टार्ट करना। अभी फिलहाल समझो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको भूल जाओ। अभी मैं जो तुमको एग्जांपल दे रहा हूं बस उस एग्जांपल पे फोकस करो। सपोज मुझे 5 साल के बाद, अभी क्या है 2025, आफ्टर 5 इयर्स कितना हो जाएगा 2030। अभी 2025 है, अभी क्या है 2030 है। आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स सपोज मुझे एक कार लेनी है। कार का अमाउंट है 10 लाख रुपया। आफ्टर 5 इयर्स मुझे एक कार लेनी है, कार का अमाउंट कितना है 10 लाख रुपया। और ये कार मैं कैश में लेना चाहता हूँ, मुझे लोन का कोई भी झंझट नहीं रखना है। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ कार मेरे दिमाग में एकदम इफ़ और बट नहीं आना चाहिए कि कार लूँ या कार ना लूँ, पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा, लोन हो जाएगा, फैमिली में बैकअप प्लान, फैमिली में जो पैसा रखा हुआ है इमरजेंसी फंड के लिए वो यूज हो जाएगा। लोग जब भी कोई बड़ा सामान खरीदते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं ना कि अगर मैं इतना महंगा सामान खरीद लूँगा तो मेरा इमरजेंसी फंड कम हो जाएगा, है ना। या हो सकता है कि इतना बड़ा सामान खरीदने के लिए मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं है, तो चलो मैं लोन ले लेता हूँ। फिर जब वो लोन लेंगे तो ईएमआई का चक्कर पड़ जाएगा। लेकिन आफ्टर 5 इयर्स मैं जब कार लेने जाऊं तो मैं खुशी खुशी कार लेने जाऊं। मेरे दिमाग में इफ और बट नहीं आना चाहिए, मेरे दिमाग में कोई और क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। मूड हुआ, पैसा दिया, कार लिया। मुझे 5 साल के बाद ऐसा चाहिए सिचुएशन, जब मैं कार परचूं तो खुशी खुशी परचेज करूं। मेरे दिमाग में ना ईएमआई का झंझट आए, ना मेरे दिमाग में ये चले कि भैया फैमिली का क्या होगा अगर मैं 10 लाख रुपया लगा दिया। सॉरी, आफ्टर 5 ईयर अगर मैं 10 लाख रुपया खर्च कर दिया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, ये सब मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। और मेरे दिमाग में किसी भी टाइप का बर्डन नहीं आना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 साल के बाद 10 लाख रुपया है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले साल एटलीस्ट 2 लाख रुपया सेव करना पड़ेगा। बोलिए ना, पहले साल मुझे कितना सेव करना पड़ेगा, 2 लाख रुपया। क्योंकि अगर मैं 10 लाख को डिवाइड कर दूं 5 से तो मुझे एवरी ईयर कितना पैसा सेव करना पड़ेगा, 2 लाख रुपया पर ईयर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। 2 लाख रुपया पर ईयर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। ध्यान सुनना, तो मैंने 2 लाख रुपया पर ईयर सेव किया, तो पहला साल मैंने कितना सेव किया, 2 लाख। अच्छा, मतलब ये 2026 की बात है ना। अब 2027 में मैं कितना पैसा सेव करूंगा, 2 लाख रुपया। हर एक साल में 2-2 लाख रुपया सेव करूंगा। 2028 में कितना पैसा सेव करूंगा, 2 लाख रुपया सेव करूंगा। 2029 में कितना पैसा सेव करूंगा, 2 लाख रुपया। और लास्ट जिस साल में पैसा खरीदने वाला था उस साल में मुझे कितना सेव करना पड़ेगा, 2 लाख रुपया सेव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ऐड करूं, तो इन 5 सालों में मैंने कितना पैसा सेव किया, 10 लाख रुपया सेव किया। इन 5 सालों में मैंने कितना पैसा सेव किया, ये 5 साल का मेरा एक्यूमुलेटेड सेविंग है। इसको अपने क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड सेविंग। क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड सेविंग का मतलब इकट्ठा सेविंग। मैंने 5 साल में इतना पैसा इकट्ठा किया, इन 5 ईयर मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हर साल मैंने 2-2 लाख रुपया साइड में रखते गया। आफ्टर 5 ईयर मेरे बैंक में कितना पैसा है, 10 लाख रुपया।
और ऑब्वियसली इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऐड करके उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम तो नहीं होगा। अगर तुम्हारे दिमाग में लग रहा सर महंगाई, अरे भाई बैंक में इंटरेस्ट भी तो मिलता है ना। और अगर मैंने वो पैसा किसी म्यूचुअल फंड में लगा देगा तो 10 लाख से ज़्यादा ही होगा। और कंपनी बड़ी होशियार होती है, कंपनी जब सेविंग करती हैं तो कैश में थोड़ी करती हैं, वो पैसा सब इन्वेस्ट कर देती हैं म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, एफडी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज वगैरह में। समझ पा रहे हैं मेरा बात? लेकिन फिर भी मैं एक लेमैन लैंग्वेज समझा रहा हूँ, एक नॉर्मल लैंग्वेज समझा रहा हूँ कि भाड़ में गया सेविंग। मैं अगर 2-2 लाख रुपया हर साल सेव किया तो आफ्टर 5 ईयर मेरे बैंक में कितना पैसा होगा? 10 लाख। ये मिनिमम होगा, मिनिमम। इससे ज़्यादा ही हो सकता है इंटरेस्ट ऐड करके, बट मिनिमम कितना होगा? 10। इससे कम तो नहीं होगा, 10 लाख तो होगा। अब मेरे कार का दाम भी कितना होगा 5 साल के बाद? 10 लाख। अरे मेरे कार का दाम कितना होगा 5 साल के बाद? 10 लाख। तो अब आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं 2030 में बैंक में चेक किया 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। मैं अब क्या इजिली अपना कार परचेज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा? कर पाऊंगा ना? क्या मैं कार लेने जाऊंगा तो मेरे दिमाग में आएगा यार 10 लाख रुपया मेरे हाथ एक बार में निकल गया? क्या ऐसा कुछ दिमाग में आएगा? क्या आएगा? क्या नहीं आएगा? क्या मुझे लोन का चक्कर आएगा क्या? अरे भाई अगर मैं 2 लाख रुपया हर मंथ अगर मैं कोई भी इंसान अगर साल का 2 लाख रुपया सेव कर रहा है तो कमाता थोड़ी 2 लाख, उससे ज़्यादा कमाता होगा। अगर वो 2 लाख रुपया सेव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी अर्निंग साल भर का 10 लाख 15 लाख होगा, तभी तो 2 लाख सेव कर पा रहा है, तभी तो 2 लाख रुपया सेव कर पा रहा है, वो भी कार के लिए। अच्छा ये किसके लिए सेव कर रहा था? कार के लिए। बाकी उसका पर्सनल सेविंग अलग होगी जो फैमिली के लिए होगी, उसकी पर्सनल सेविंग तो अलग होगी। तो आफ्टर 5 ईयर जब मैं कार परचेज करने जाऊंगा तो क्या मेरे दिमाग में लोन का बात आएगा? नहीं आएगा। क्या मेरे दिमाग में फाइनेंशियल इश्यूज आएगा? नहीं आएगा। क्या मेरे दिमाग में फैमिली का याद आएगा, यार फैमिली क्या सोचेगी? नहीं आएगा। क्या मेरे दिमाग में किसी भी इफ और बट का क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा। मतलब मैं इजिली 10 लाख रुपया दिया, कार लिया, घर आया, कार लेकर इस यही प्रोसेस एक कंपनी भी फॉलो करती है। सेम प्रोसेस एक कंपनी भी फॉलो करती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपसे अगर मैं 5 रुपया मांगू, 10 रुपया मांगू ना, सर क्या भिखारी सा बात करते, लीजिए 10 रुपया। अगर मैं आपसे 10 रुपया 5 रुपया मांगू तो आपके दिमाग में आएगा क्या सर भिखारी वाला बात कर, लीजिए 10 रुपया, लीजिए, लीजिए सर 10 क्या 100 रुपया लीजिए, मेरी तरफ से 90 रुपया एक्स्ट्रा। हम बोले ठीक है बेटा 5 लाख रुपया दे, इतनी बड़ा दिल है तो मेरे को 5 लाख रुपया दे। तब बोलेगा क्या सर अभी मजाक कर रहे हैं। अगर मैं तुमसे इंस्टेंटली 5 लाख रुपया मांगू तुम निकाल के दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। ऐसे एक कंपनी जब एक मशीन परचेज करती है तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करती, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करती है। कभी आप हॉस्पिटल गए हो? एक एक मशीन का करोड़ों, एमआरआई मशीन का करोड़ों रुपया दाम होता है। एक एक मशीन का, कभी फैक्ट्री में इंटर करना, एक एक मशीन का दाम लाखों करोड़ों में होता है। आया बस सामने। तो अब एक कंपनी है, उसने 50 लाख रुपया का मशीन परचेज किया। कितना परचेज किया? 50 लाख रुपया का मशीन परचेज किया। और उसको पता है कि ये मशीन 10 साल चलेगा। ध्यान सुनना, उसको पता है कि जो मशीन है उसका दाम कितना है बाबू? 50 लाख। और कितना साल चलेगा? 10 साल चलेगा, 10 ईयर चलेगा। 10 ईयर के बाद उसे नया लेना ही पड़ेगा। आफ्टर 10 ईयर, हाँ आफ्टर 10 ईयर खराब हो जाएगा, वियर एंड टीयर के वजह से ये क्या होगा? खराब हो जाएगा। उसे इतना पैसा तो लेना ही पड़ेगा, मतलब आफ्टर 10 ईयर उसको फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जब मुझे पता है कि मेरा मशीन 10 साल के बाद खराब होगा, ये बात मैं जानता हूँ, तो मुझे 10 साल के बाद कितने पैसे का रिक्वायरमेंट होगा? मिनिमम 50 लाख, मिनिमम 50 लाख। तो हर एक साल में कितना सेविंग करूंगा? कितना सेव करूंगा? 5 लाख रुपया। तो ऐसी कंपनी क्या करती है ना, हर एक साल 5 लाख रुपया, ये पहले साल 5 लाख सेव करेगा, फिर सेकेंड ईयर कितना सेव करेगा? 5 लाख, थर्ड ईयर कितना सेव करेगा? 5 लाख। मैं 5 लाख लिख ही देता हूँ। पहले साल कंपनी कितना सेव किया? 5 लाख। थर्ड ईयर कितना सेव किया? 5 लाख। फोर्थ ईयर कितना सेव किया? 5 लाख रुपया। ठीक है। ऐसे कंपनी करते 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 टेंथ ईयर में कितना सेव करेगा? 5 लाख रुपया। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो टोटल कंपनी 10 साल में टोटल कितना सेव कर लेगा? 50 लाख रुपया सेव कर लेगा, है ना। अब सच बताना, अगर कंपनी ये प्रोसेस नहीं करती, तो आफ्टर 10 ईयर उसको कितने पैसे का रिक्वायरमेंट होता? 10 लाख का रिक्वायरमेंट होता। लेकिन क्या उसके पास सेविंग है? बोलो, क्या उसके पास सेविंग है? नहीं है, उसके पास सेविंग तो नहीं है। तो अचानक से कंपनी बोलती यार 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, चलो भैया लोन लो,
ये क्या ले लो? लोन। आप अगर लोन की तरफ जाओगे तो किसके चक्कर में आ जाओगे? ईएमआई के चक्कर में आ जाओगे। फिर बोली कंपनी लोन नहीं लेंगे, कंपनी बोल रही है अपना सेविंग यूज करेंगे, अपना रिजर्व यूज करेंगे। तो कंपनी अगर रिजर्व यूज करना स्टार्ट किया तो शेयर होल्डर चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, अरे रिजर्व कंपनी का या शेयर होल्डर का है? शेयर होल्डर का रिजर्व है। अगर आप रिजर्व यूज करना स्टार्ट कर दोगे, पढ़े हो ना रिजर्व एंड सरप्लस, अगर वो यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो कौन चलाना स्टार्ट कर देगा? शेयर होल्डर चलाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा क्या नौबत आ गया तुम 50 लाख यूज कर लिए? तो डायरेक्टर साइड से बोल रहा मशीन लिए, मशीन लिए। बोला इधर आ, कैसा डायरेक्टर है बाबा? तेरे को पता है 10 साल के बाद मशीन लेना है तो तुम थोड़ा थोड़ा करके हर साल सेव करता। अरे हर साल तुम 5 लाख रुपया सेव करता, फर्क नहीं पड़ता। तुम अचानक से 10 लाख, अचानक से तुम 50 लाख निकाल लिया। मैं तुमसे 5 रुपया मांगू तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे अचानक से 50,000 मांगू तो, अचानक से 5 लाख मांगू तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो शेयर होल्डर को अगर आप ये बोलते हो कि हमने 50 लाख रुपया यूज किया मशीन के लिए, तो शेयर होल्डर बोला है क्या तुमने उसके लिए प्रोविजन किया था स्टार्टिंग से? बोलता नहीं। बोला तो कैसा डायरेक्टर, निकाल इसको। ए मीटिंग बुला, इसको निकाल। पता है ना मीटिंग, हर बात पे मीटिंग होती कंपनी में। तो अगर डायरेक्टर लोग प्लान नहीं करेगा कि फ्यूचर में इतना पैसे का रिक्वायरमेंट है और वो पैसा थोड़ा 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 हर एक साल अगर सेव नहीं करेगा और अचानक से सेव नहीं करेगा तो अचानक से पैसा निकालेगा, और जब अचानक से पैसा निकालेगा इधर चोट लगता है, शेयर होल्डर को इधर चोट लगता है। इसलिए कंपनी के जो डायरेक्टर है ना, वो स्टार्टिंग में ही अकाउंट डिपार्टमेंट को बोल देते सुन भैया 10 साल के बाद 50 लाख का रिक्वायरमेंट है, तो एक काम कर, जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट में से, या जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा करके हर साल क्या करो, सेव करो। आ रहा है सामने? तो अब आप बोलोगे सर कितना सेव करोगे? तो भैया एक चीज बताओ ना, मशीन का दाम कितना है? 50 लाख। कितना साल चलेगा? 10 लाख। तो हर साल कितना सेव करना है? 5 लाख रुपया। और यही इसका डेप्रिसिएशन है। तो डायरेक्टर ने पता क्या बोला, जितना मशीन का डायरेक्शन जितना, हाँ जितना मशीन का डेप्रिसिएशन है उतना पैसा प्रॉफिट से निकालो, उतना पैसा प्रॉफिट से निकालो और एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दो। इसको अपने बोलते हैं स्क्रो अकाउंट। जब भी एक कंपनी सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करती है उसको अपने क्या बोलते हैं? स्क्रो अकाउंट। स्क्रो अकाउंट। जब भी कंपनी कोई सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करती है तो सेपरेट बैंक अकाउंट का नाम होता है स्क्रो अकाउंट। तो डायरेक्टर ने अकाउंटेंट को बोला कि सुर अकाउंटेंट, आफ्टर 10 ईयर कंपनी को 50 लाख का रिक्वायरमेंट है, तो एक काम करो, तुम 50 लाख का एक प्रोविजन बनाओ। हर एक साल तुम 5-5 लाख रुपया प्रॉफिट से निकालो और सेपरेट बैंक अकाउंट में डालते चले जाओगे। तो अकाउंटेंट पूछ रहा है आपने ये 5 लाख कैसे डिसाइड किया? बोला कुछ नहीं गधा, ये 5 लाख उसका क्या है? हर एक साल का डेप्रिसिएशन है। तो जितना साल मशीन का वैल्यू कम हो रहा है उतना पैसा उठाओ और सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दो। हर एक साल मशीन कितने अमाउंट से डेप्रिशिएट होगा? अरे बोलो ना, हर एक साल मशीन कितने अमाउंट से डिप्रिशिएट होगा? 5 लाख। तो जितना अमाउंट से, मान लो ये 50 लाख है तो 5 लाख से डिप्रिशिएट हुआ, तो जितना अमाउंट से डिप्रिशिएट हुआ उतना अमाउंट पकड़ो बैंक में ट्रांसफर कर दो। फिर नेक्स्ट ईयर फिक्स की बात है, बाद में समझेंगे। तो जितना आएगा, कम आएगा तो कम निकाल करेंगे हम। अभी अरे मेरे अभी हम फिक्स समझा रहा हूँ, WDV समझाएंगे। अभी मैं फिक्स मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बाकी सम्स तो भी अपने भयानक भयानक करेंगे, उसका टेंशन मत लो। तो कंपनी क्या कर रही है, हर एक साल 5-5 लाख रुपए से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है और ये 5-5 लाख रुपया सेपरेट बैंक अकाउंट में डालते जा रहा है। 10 साल के बाद सेपरेट बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा? 10 लाख रुपये, 50 लाख होगा। अब कंपनी आराम से 50 लाख रुपया यूज करेगी और एक नया मशीन परचेज करके ला देगी और जो ओल्ड मशीन है उसको रिप्लेस कर देगी। तो एक नया मशीन खरीदेगी और ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर देगी। बेनिफिट क्या है? ये जो प्रोविजन आपने किया हर एक साल 5-5 लाख रुपया जो आपने प्रोविजन किया, इसका बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट है लोन फ्री, कम, हाँ EMI फ्री जीवन और EMI फ्री कंपनी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो लोन होना जरूरी है, ऐसा बात नहीं है, बट हर बात पे लोन, ये भी सही नहीं है। तो कंपनी के ऊपर लोन नहीं आया, बर्डन नहीं आया। दूसरी बात क्या है, कंपनी के अकाउंट से अचानक से बड़ा पैसा नहीं निकला। कंपनी के अकाउंट से हर साल 5-5 लाख निकल रहा था
और एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जा रहा था। तो कंपनी का जो मेन अकाउंट है, उस मेन अकाउंट में से 5 लाख निकलना और 50 लाख निकलना, अंतर है कि नहीं अंतर है? तो कंपनी का जो मेन अकाउंट है उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा निकल रहा था, 50 लाख एक बार में नहीं निकला था। तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, इसको बोलते हैं ना लिक्विडिटी, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विड बर्डन नहीं आया, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आया। दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट क्या है? ऑन टाइम मशीन खराब हुआ, पैसा बैंक में पड़ा हुआ था, तुरंत खरीद करके ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर दिया नया मशीन के साथ, तो ऑन टाइम मशीन रिप्लेसमेंट हो गया। ये था, तो ये तो फिजिकल बेनिफिट है। अब कानून वाला बेनिफिट देख लो। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को फॉलो कर लिया, आपने AS 10 को फॉलो कर लिया, आपने इंडिया 16 को फॉलो, इंडिया 16 जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके डेप्रिसिएशन को फॉलो कर लिया, इंडिया 16, ठीक है। साथ ही साथ आपने रेवेन्यू कॉस्ट मैचिंग बोल के एक प्रिंसिपल आपने उसको फॉलो कर लिया। तो आप एक कानून को भी फॉलो कर लिए, जिससे आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट वो भी सही हो गया, प्लस आपने एक फिजिकल बेनिफिट उठाया कि आपके अकाउंट से बहुत ज़्यादा पैसा एक बार में नहीं निकला, आपके ऊपर बर्डन नहीं आया, आपने सही वक्त पर आपने नया मशीन को इंस्टॉल कर दिया, जिससे आपके प्रोडक्शन की जो इफिशिएंसी है वो बढ़ती गई, कम नहीं हुई। तो ओवरऑल बेनिफिट है कि नहीं बेनिफिट है? इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं, जो अपने हर एक साल प्रोविजन कर रहे थे ना, इसी प्रोविजन को अपने बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये जो मैं हर एक साल जो मैं प्रोविजन कर रहा था, 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया, इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ, अब बोलोगे सर लायबिलिटी कैसे हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, लायबिलिटी कैसे हुआ? एक चीज बताओ, आपने ये 5 लाख रुपया क्यों सेव किया था? फ्यूचर में ये पैसा यूज करेंगे, फ्यूचर में पैसा यूज करेंगे। क्रिस मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मैंने तेरे को 5 लाख रुपया दिया, बोला क्रिस मुझे 1 साल के बाद चाहिए, तुम्हारे लिए क्या है ये? तुम्हारे लिए बर्डन है, तुम्हारे लिए लायबिलिटी है कि अभिषेक भैया 1 साल के बाद मेरे से 5 लाख रुपया लेंगे, तो क्या करेगा? खर्च कर देगा। वो तो एक तो संभाल के रखेगा कि भैया जब मांगेंगे तो भैया को देना पड़ेगा। ऐसे ही एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन किया है? शेयर होल्डर। कंपनी का जो प्रॉफिट कमाया उस पर अधिकार किसका है? शेयर होल्डर। आपने शेयर होल्डर का पैसा मशीन के लिए रखा है, आपने शेयर होल्डर का पैसा एक मशीन के लिए रखा है, क्या करोगे? पार्टी करोगे उस पैसे से? आज तो पार्टी करेंगे 50 लाख का। पता चला तुम्हारा डायरेक्टरशिप खतरे में आ जाएगा अगर तुम पार्टी करने का मन बना लिया तो। पार्टी करना तो अपना सैलरी से कर ले पार्टी, मशीन का पैसे से तुम पार्टी करेगा? ये मशीन, पता है ना, शेयर होल्डर आर द एजेंट ऑफ द कंपनी, दे आर द नोज ईयर हेयर एंड हार्ट ऑफ द कंपनी। तो वो कंपनी का एक एक पैसा संभाल के रखते हैं। जब कंपनी को मशीन का जरूरत है, मशीन आना चाहिए, ये शेयर होल्डर की लायबिलिटी है कि पैसा संभाल कर रखे, तभी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। और लायबिलिटी का मतलब जब भी नीड होगा तो ये पैसा हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे पर्टिकुलर नीड के लिए। तो आपने जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किया है वो इसलिए मेंटेन किया है कि आफ्टर 10 ईयर आपको 50 लाख रुपए का जरूरत है और आपको एक नया मशीन का जरूरत है, तो 10 साल के बाद वो पैसा उसी के लिए यूज होगा, उस पैसे से आप कुछ नहीं कर सकते। याद रखना एक चीज, अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किया है तो उस पैसे से आप नया मशीन ही परचेज करोगे। अब आप बोलोगे सर मशीन नहीं लिए तो वो पैसा कुछ नहीं कर पाते। एनुअल जनरल मीटिंग बोल के एक चीज होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोल के एक चीज होती है। आप शेयर होल्डर को आकर बोलिए, आप मीटिंग में शेयर होल्डर को बोलिए कि सरकार पैसा आपका है, इतना पैसा पड़ा हुआ है, आप बताइए क्या करना है। तो शेयर होल्डर जो बोलेगा मान लो, शेयर होल्डर बोलेगा, मतलब शेयर होल्डर भी पकलो टाइप का, बोला हमको समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ क्या करना है। तो डायरेक्टर बोल देगा कि हम इस पैसे को हम यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर शेयर होल्डर लोग बोल देगा हाँ ठीक है आप इस पैसे को यहाँ पे इस्तेमाल कर लो, लेकिन वो पैसा आपको बताना पड़ेगा मालिक को। पापा का पैसा पड़ा हुआ तो पापा को तो बताओगे ना कि पापा आपका पैसा पड़ा हुआ है, क्या करना बताइए, तो पापा बताएंगे यहाँ कर ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले। वैसे ही तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक लायबिलिटी अकाउंट होता है, ये एक सेपरेट अकाउंट होता है जो कंपनी मेंटेन करती हर एक साल। कितना अमाउंट मेंटेन करती है प्रोविजन में? जितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो। जैसे इसका 50 लाख रुपया मशीन का दाम था, 10 साल मशीन चलेगा तो हर एक साल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 5 लाख। तो कंपनी क्या कर रही थी? हर एक साल 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल रही थी। जैसे ही 10 साल कंप्लीट होगा 50 लाख हो गया, नया मशीन आ गया, काम खत्म। आपने कानून को भी फॉलो कर लिया, आपने फिजिकल बेनिफिट उठा लिया, शेयर होल्डर खुश,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी खुश, टाइम पे प्रोडक्शन होगा, प्रॉफिट भी होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा। जब कंपनी का ग्रोथ होगा तो डायरेक्टर का भी ग्रोथ होता है, डायरेक्टर का भी सैलरी बढ़ेगा, डायरेक्टर का भी पोजीशन बढ़ेगा। दैट इज वाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन फील्ड के लिए, जहाँ पे बड़ी बड़ी हैवी हैवी इंडस्ट्री वगैरह होती है। क्लियर हुआ? तो तीन चीज क्रक्स निकला, तीन क्रक्स निकला। पहला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ए लायबिलिटी फॉर द कंपनी, क्योंकि कंपनी को 10 साल के बाद इतना पैसा लगेगा, तो कंपनी अलग से ही पैसा इतना हर साल क्या कर रही है, सेव कर रही है। पहला क्रक्स। दूसरा क्रक्स निकला क्या, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओगे ना, तो आप वही अमाउंट ट्रांसफर करोगे जितने अमाउंट से मशीन हर एक साल डेप्रिशिएट हो रही है। रिपीट माय वर्ड, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में उतना पैसा ही ट्रांसफर करोगे जितना पैसे से या जितने अमाउंट से मशीन हर एक साल डेप्रिशिएट हो रही है। या सिंपल से बोल दूं, साल भर का जो डेप्रिसिएशन होगा उतना पैसा ट्रांसफर कर दो, साल भर का जो डेप्रिसिएशन होगा उतना पैसा ट्रांसफर कर दो। दूसरा चीज। और तीसरा चीज है, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हो टू अकम्पाइल विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और आपको पता है, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बना, इंड एएस के हिसाब से नहीं बना, ऑडिट नहीं हो सकता। आप ऑडिट पढ़ेंगे फ्यूचर में। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गैप याद है, गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, एफआरएफ, ये सब अगर आपने फॉलो नहीं किया है, तो ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट को कभी भी कोई सीए ऑडिट नहीं करेगा। और जिस भी बुक्स अकाउंट का ऑडिट नहीं होगा, फिर क्या होगा, वो कंपनी बंद हो जाएगी। कैसे बंद होगी, आपके शेयर होल्डर पकड़ेंगे, क्या हुआ भैया, कंपनी का ऑडिट नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे हम ऐसा काम कर, निकलो भैया तुम्हारी जॉब छुट्टी है। क्योंकि जब तुम कंपनी का कानून नहीं फॉलो करोगे तो शेयर होल्डर तो पूछेंगे। अब शेयर होल्डर पूछेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाब में तुम ये बोल रहे हो नहीं नहीं हम तो भूल गए थे या हमको आता नहीं है, तो तुमको फिर पैसा किस बात का, चलो तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारे जॉब का खतरा हो जाएगा। इसलिए जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, वो बराबर सारे कानून को फॉलो करते हैं। उनको पता है कानून नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगा, चार्जेस लगेगा, हमारी जॉब खतरे में आ जाएगी, शेयर होल्डर हमको लात मार के भगा देंगे। इसलिए लोग क्या करता है, बराबर एक सीईओ को हायर करता है, एक ये करता है वो करता है, बराबर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है। और ये भी याद रखना, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट 3 साल तक ऑडिट नहीं हुआ ना, तो आरओसी भी आपके ऊपर एकदम चढ़ जाएगा अच्छा खासा, आपका कंपनी को तो वाइंडिंग अप करवा देगी। तो बड़ा दिक्कत हो जाता है अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह सही से मेंटेन नहीं करते हो। एक जनरल पर्सपेक्टिव में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब मैं इसका एंट्री विंट्री सिखा दूं। ओके सुजोल, तेरा क्लियर है? तेरा क्रिश क्लियर है कॉन्सेप्ट तुम लोग का? लाइव स्टूडेंट आप लोग बताइए, लाइव स्टूडेंट। हाँ, क्या बोल रहा है? लाइव स्टूडेंट आप लोग का क्लियर हुआ? अरे लाइव वाले बोलिए ना। तुम लोग नहीं बोला क्या, मतलब क्या शादी मंडप बैठा है क्या, शर्मा रहा है? नहीं बोलेंगे, जितना पूछे बोला कर। चलो इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। देखो मैं कॉन्सेप्ट पे टाइम लूंगा सिखाने, मुझे इतना पता है, एक बार मैं कॉन्सेप्ट बना दूंगा ना। अभी तुम्हारा क्या, अभी तुम सेम वन में है, कुछ दिन बाद तुमको लगेगा कि सीएमए करना चाहिए, सीए करना चाहिए, सीएस करना चाहिए, या तुमको आफ्टर ग्रेजुएशन फील आएगा कि तुमको कोई कॉमर्स का बड़ा कोर्स करना चाहिए। लेट से नहीं सर हम ये सब नहीं करेंगे, ठीक है, क्या करेगा, एमबीए करेगा। एमबीए करेगा तभी तो किसी कंपनी का पार्ट बनेगा। तो एमबीए करके डायरेक्टर लेवल तक का पोस्ट जाता है, तो डायरेक्टर बैठ के क्या करेगा, बैलेंस शीट तो पढ़ना सीखना चाहिए। बैलेंस शीट भी तेरे को पढ़ने नहीं आता। खुद का बिजनेस करेगा तब भी तो बैलेंस शीट बनाएगा, वो भी तुमको पढ़ने नहीं आता। गवर्नमेंट जॉब करेगा तो कॉमर्स वाला एग्जाम देगा। अगर तुम WBCS का पढ़ाई करेगा तो ऑडिटर का पता ना, गवर्नमेंट ऑडिटर का भी एक वैकेंसी आती है, उधर पे तुम अप्लाई करेगा। या तुम कल को जीएसटी ऑफिसर बनेगा या टैक्स ऑफिसर बनेगा। जब ये सब नहीं जानेगा बैलेंस शीट वगैरह, तो हर जगह तो तकलीफ होगी ना तेरे को। खुद का बिजनेस कर या किसी और के बिजनेस का पार्ट बन, हर जगह तो तुमको इस चीज़ का ज़रूरत है। नॉलेज तुमको जब भी पढ़ाया जाता है ये सोच के पढ़ो कि मेरे बेनिफिट के लिए पढ़ाया जा रहा है। अगर ये माइंडसेट रहेगा तो पढ़ने फिर मज़ा आएगा, अदरवाइज फिर लग रहा है हाँ ठीक है सुबह हो गई तो जाना पड़ेगा।
फिर अलग बात है। तो पहला एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन लिखो, पहला एंट्री लिखो, एंट्रीज फॉर चार्जिंग, पहला चार्ज नहीं होता, या एंट्री फॉर परचेज शुरू से लिखवाएं क्या, कि एक मशीन परचेज किया गया फिर इतना चार्ज किया गया, ठीक है, एंट्री फॉर परचेजिंग ऑफ मशीन। चलो एक मतलब शुरू शुरू से लिखवाते हैं, एंट्री फॉर परचेजिंग अ मशीन, एंट्री फॉर अ परचेजिंग अ मशीन, परचेजिंग अ मशीन, एंट्री क्या होगा बताओ तो, मशीन परचेज का, मशीन टू मशीन क्या बोल रहे हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभिजीत एंट्री सही है, कैसे, हमको तो गलत लग रहा है, देख के लग रहा है गलत है, इतना गलत है कि बोलने में शर्म आ रहा है, बोल तब जीत सही कर इसको, ऐसे शांत रहेगा, शांत रहे, बोलो, ये एंट्री सही है, कैसे, मशीन एसेट है तो डेबिट कर दोगे, कैसे, बोले सर आप ही तो लास्ट क्लास पढ़ाए थे कि जितना एसेट होता है डेबिट शो करते हैं, मशीन बढ़ रहा है, वेरी गुड, और बैंक, बैंक भी क्या एसेट है, अब बैंक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जब मशीन परचेज करेंगे तो मशीन का स्टॉक बढ़ेगा, तो जब भी एसेट बढ़ेगा डेबिट से, बैंक से पैसा चला गया तो बैंक एसेट है, बैंक कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट से। वाह अभिजीत वाह, बहुत बढ़िया। अब लिखो, देखो चार्ज और क्रिएट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, चार्ज और क्रिएट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्रिएट और चार्ज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक और नाम है, जैसे हम लोग का एक निक नेम होता है, एक नॉर्मल आधार कार्ड वाला नेम होता है, वैसे इसका एक और नाम है, एक्युमुलेटेड मुझे बताओ ना, अच्छा तुम बताओ ना, तुमको एंट्री समझना है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट है या लायबिलिटी, सर ये लायबिलिटी है, वेरी गुड, लायबिलिटी का जो नेचर होता है वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट, तो लिखो ना, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तुमको बस मैं एंट्री समझा रहा हूँ, ठीक है भाई, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को ऑलवेज कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में, इसलिए क्रेडिट साइड में दिखाती है, ओके। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आप कितना पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, जितना पैसा आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, मतलब एक खर्चा है, और खर्चा हमेशा कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड से, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो मतलब खर्चा बढ़ रहा है, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो खर्चा बढ़ रहा है, जब भी खर्चा बढ़ेगा डेबिट से, दो चीज हमेशा डेबिट से बढ़ेगा, जब भी एसेट बढ़ रहा है डेबिट, जब भी खर्चा बढ़ रहा है डेबिट, जब भी लॉस बढ़ रहा है डेबिट, तो आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो आपके साल भर का डेप्रिसिएशन बढ़ा रहा है, खर्चा बढ़ा रहा है, जब भी खर्चा बढ़ेगा डेबिट से, तो एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, तो मान लो मैंने साल भर में, हेलो हेलो, मैंने साल भर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000, यही पैसा तो हम ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, हेलो, मैंने साल भर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 10,000, और यही पैसा कहाँ चला जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यही पैसा चल जाएगा सेपरेट यही पैसा कहाँ चल जाएगा, सेपरेट बैंक अकाउंट में, और सेपरेट बैंक अकाउंट में हर एक साल थोड़ा थोड़ा करके पैसा आएगा, आफ्टर 10 ईयर 5 ईयर 12 साल के बाद वो पैसा बड़ा हो जाएगा, और उसी पैसे से हम क्या करेंगे, नया मशीन परचेज कर पाएंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, जब तुम लोग बुक उठाएगा ना, बुक में तो बहुत सारा लिखा हुआ है कि वाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएटेड,
ये रीजन है, वो रीजन है, बोला ना AS10 वगैरह, ये रीजन है, बट उसका मेन रीजन क्या है? टू रिप्लेस ओल्ड मशीन विथ न्यू मशीन। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यही है, और कोई मशीन और कोई रीजन नहीं है। तीसरा, अब आपका ये जो डेप्रिसिएशन है, ये तो आपने इतना, मान लो आपने साल भर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000, तो प्रोविजन कितना हुआ? 10,000। पर ये डेप्रिसिएशन को आप PL में ट्रांसफर करोगे? क्योंकि याद रखना, जब भी आप प्रॉफिट कमाते हो, अकाउंटेंसी का रूल है, दो चार रूल तो यूनिवर्सल हो गया कि जब भी कोई प्रॉफिट कमाते हो कहाँ ट्रांसफर करोगे? PL में। जब भी कुछ लॉस होता है कहाँ ट्रांसफर करोगे? PL में। जब भी कुछ खर्चा होगा कहाँ ट्रांसफर करोगे? PL में। तो आपने साल भर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो ये आपके साल भर का खर्चा है, तो कहाँ ट्रांसफर करोगे? PL में। जैसे ही खर्चा PL में ट्रांसफर करोगे तो PL का खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा जब भी बढ़ाएंगे कहाँ से? डेबिट से बढ़ाएंगे। तो जब आप डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा क्रेडिट, अब PL बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट, तो PL अकाउंट डेबिट। टू, डेप्रिसिएशन। ये एंट्री ना लोग रट लेते, ये एंट्री लोग रट लेते हैं, रटना नहीं है, इस समझना पड़ेगा। PL अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब खर्चा बढ़ रहा है तो PL तो बढ़ेगा, और PL जब बढ़ेगा तो डेबिट से, कंपनी का जो लॉस बढ़ेगा तो डेबिट से। या इसको तुम ऐसे समझो कि डेप्रिसिएशन को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर में क्या होता है, वो अपना प्लेस को बदलता है, अगर वो डेबिट है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना? अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पे ये तो पहला ईयर हो गया, अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में क्या होगा? बोल। हाँ, नहीं तो प्रोविजन में हर एक साल इतना पैसा जाते रहेगा, तो लायबिलिटी बढ़ते रहेगी ना। हाँ, हर साल 10-10 हज़ार डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। मान लो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 10,000, तो हर साल कितना ट्रांसफर करेंगे? 10,000। तो ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी, तो हर एक साल 10-10 हज़ार डालते जाएंगे तो लायबिलिटी क्या होगी? बढ़ते जाएगी, और ये पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रहेगा, जिस दिन जरूरत पड़ेगा निकालेंगे और मशीन परचेज कर लेंगे। बस यही है, और कुछ नहीं इसका, ठीक है? सॉरी, आज बहुत खांसी आ रही है। तुम लोग से मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है, जो रिजर्व है, वो कंपनी का सेविंग होता है, वो क्या कैश में होता है क्या? बोलो, कैश होता है या सेविंग में होता है? कैश होता है क्या? अच्छा, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, जानता है ना? सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, पर करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता। कंपनी सेविंग अकाउंट खोलेगी या करंट अकाउंट खोलेगी? करंट अकाउंट। कंपनी को पता है कि अगर हम करंट अकाउंट पर रखेंगे तो इंटरेस्ट भी तो नहीं मिलेगा। अपनी बकलोल है क्या? कंपनी जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है ना, वो इन्वेस्ट कर देती है, इसलिए बैलेंस शीट में देखना, एक तो फिक्स एसेट का पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है और कंपनी का बहुत सारा मशीनरी वगैरह दिख रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है, तो समझ जाना वो पैसा किसका है। ये तो सुना होगा कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो एसेट बेचे जाते हैं, ये तो सुना होगा ना। वाइंडिंग मतलब कंपनी जब बंद हो रही है, कंपनी को जब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, तो एसेट तो बेचे जाते हैं। तो एसेट बेच के क्या मिलता है? पैसा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जनरल नॉलेज। ये कंपनी का बैलेंस शीट है, कंपनी का एसेट है 5 लाख रुपया, और कंपनी का रिजर्व है 5 लाख रुपया। तभी तो बोलते हो बैलेंस शीट मैच हो रहा है, तभी तो आप बोलते हो बैलेंस शीट क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। तो एसेट कितने हैं? 5 लाख। लायबिलिटी कितने हैं? 5 लाख, है ना? अब सुनो, ये रिजर्व है, तो ये पैसा किसका है? शेयर होल्डर का। तो जब कंपनी बंद होगी तो ये पैसा किसको देना पड़ेगा? शेयर होल्डर को देना। हम बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं, छोटा एग्जांपल समझा रहे हैं। ये पैसा किसका है? शेयर होल्डर का। इसीलिए तो जब कंपनी बंद होगी तो ये पैसा शेयर होल्डर को लौटाना पड़ेगा। तो कंपनी को पे करना है, तो कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटी।
तुमको किसी को देना है, तुमको किसी को पेमेंट करना है, तुम्हारे लिए क्या है, लायबिलिटी। अच्छा, कंपनी का एसेट कितना है, 5 लाख। मान लो वो मनहूस घड़ी आ गई, कंपनी बंद हो गई। मान लो मनहूस घड़ी आ गई और कंपनी बंद हो गई। जब कंपनी बंद होगी तो ये जो है, ये हमारे शेयर होल्डर हैं, ये क्या बोलेंगे, हमारा 5 लाख रुपया कहाँ है। यही नहीं बोलेंगे, हमारा 5 लाख रुपया कहाँ है। तो बोलेगी कड़ाओ। इसको क्या करेगा, सेल करेगा। कंपनी बंद करने के बाद क्या करेगा, सेल करेगा। कितना पैसा आएगा, 5 लाख। कंपनी किसको दे देगी, शेयर होल्डर को, 5 लाख। इसीलिए पता है, कंपनी के पास जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस होता है, वो लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी एसेट में डाल देते। अब बोलोगे सर एसेट तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एफडी करवा दिया, वो कहीं पे शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, या अगर वो सब नहीं भी किया तो कंपनी के लिए कोई लैंड परचेज कर लिया, कोई मशीनरी परचेज कर लिया, समझ गया, कुछ ना कुछ पैसा ये लोग एसेट में भिड़ा देता है। एग्जाम्पल सुन, कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ है कि अगर कैश रहता है तो हाथ में ज्यादा खुजली होता खर्चा करने का। अगर तुम्हारे पॉकेट में 1,000 रुपया रहे ना तो फिर लगता है भूख लग रहा है यार, खर्चा करने का मन करता है। ऐसे ही कंपनी के पास अगर बैंक बैलेंस पड़ा रहेगा अच्छा खासा, तो कंपनी कंपनी का खर्चा भी क्या होगा, बढ़ेगा। कंपनी बोलती है यार ये पैसा अगर हम खर्च कर दिए ना तो बाद में मेरे लिए फांसी का फंदा हो जाएगा। बेटर क्या, ये पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, जिस दिन जरूरत पड़ेगा उस दिन बेच कर पैसा निकाल लेंगे। इसलिए कंपनी जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस होता है, जितना भी प्रोविजंस होता है, कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, हमेशा एसेट के फॉर्म में होता है। और जो आप बोलते हो ना बैलेंसड मैच हो गया, ऐसे ही मैच होता है। आप बोलते हो मेरा 50,000 का प्रोविजन है, तो ऑब्वियसली ये 50,000 का कोई एसेट होगा। अगर आप बोलते हो मेरा 5 लाख का रिजर्व है, तो ऑब्वियसली 5 लाख का कोई एसेट होगा। तो 5 लाख का रिजर्व तो 5 लाख का एसेट, 50,000 का प्रोविजन, 50,000 का एसेट। आपका लाइबिलिटी कितना आएगा, 5,50,000। एसेट भी कितना आएगा, 5,50,000। तभी बोलते हो बैलेंसड मैच हुआ। यही रीजन बैलेंसड मैच हो रहा है। तो फिर तो वो सेक्रीफाई करना पड़ेगा शेयर होल्डर को, नहीं शेयर होल्डर का। हम्म, तो एक्सपेंडिचर भी तो होता है ना, वाइंडिंग वाइंडिंग अप, तो खर्चा निकलेगा। जब कंपनी वाइंडिंग अप होता है ना तो बड़ा रूल्स फॉलो करना पड़ता है। जो बेचता है ना उसको लोग बोलते हैं लिक्विडेट, फीस भी देना है ना, उसको फीस भी देना है। और बहुत कम ऐसा देखा गया है जहाँ पे एसेट का पैसा बचा है, हमेशा देखा गया एसेट कम पड़ गया। क्योंकि हाँ, पहले सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पढ़ा है ना, तो पहले सिक्योर्ड लायबिलिटी, फिर अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, फिर उसके बाद शेयर होल्डर, उसमें भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाएंगे, बड़ा झमेला है। मैं तुमको अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा रहा, मैं जैसे तुमको ये समझा रहा था कि कोई भी रिजर्व होता है, कोई भी प्रोविजन होता है, वो कैश के फॉर्म में नहीं होता, वो एसेट के फॉर्म में होता है। जैसे धीरे धीरे क्या होगा, उसकी वैल्यू, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट ईयर एंट्री क्या होगा, बताओ अभिजीत, नेक्स्ट एंट्री क्या होगा बता। नेक्स्ट ईयर पहला साल तो हमने मशीन परचेज किया, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और फिर पीएल में ट्रांसफर कर दिया, और वही सेम अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर क्या करोगे, सेम करेंगे। क्या सेम करेंगे बाबू, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, सेकेंड ईयर का पहला एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और जब भी साल भर में कोई भी खर्चा होगा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रिश, साल भर में जो भी खर्चा होगा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल में। जब पीएल में ट्रांसफर करोगे तो डेबिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सच बोलना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मशीन अकाउंट हम लोग सेपरेट मेंटेन करते इसमें। हो गया, हो गया। नहीं बता, लिखो ना रूल्स रिगार्डिंग, लिखो ना रूल्स रिगार्डिंग मेंटेनिंग, लिखो ना रूल्स रिगार्डिंग मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, रूल्स रिगार्डिंग मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
रूल्स रिगार्डिंग मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पहला रूल है, मशीनरी अकाउंट ऑलवेज सोन इन ओरिजिनल कॉस्ट। पहला रूल क्या है? मशीनरी अकाउंट ऑलवेज शोन इन ओरिजिनल कॉस्ट। पढ़ लेता हूँ। कितना 23 तारीख है ना? पहला रूल्स क्या है? मशीनरी अकाउंट ऑलवेज सोन इन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब नो थर्ड लिख लो, सेकंड लिख लो, नो डेप्रिसिएशन नो डेप्रिसिएशन will be shown, no depreciation will be shown in machinery account। मशीन को बस कॉस्ट पे मेंटेन करोगे, कोई भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट मशीन अकाउंट में शो नहीं करोगे। नॉर्मली लोग लिखते थे ना मशीन में बाई डेप्रिसिएशन, वो नहीं लिखो, जस्ट उसको कॉस्ट पे मेंटेन लिखो। तीसरा, डेप्रिसिएशन will be maintained separately, depreciation will be maintained separately in the name of provision for free, समझ गया? डेप्रिसिएशन विल बी मेंटेन्ड सेपरेटली इन द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये 3 रूल है। पहला रूल है, जब आपको बोलेगा ना सम्स में बोल देगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री विथ नेसेसरी अकाउंट, अब ब्रैकेट में डाल देगा कंपनी फॉलो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इस केस में तुमको 3 अकाउंट तो मेंटेन करना पड़ेगा। पहला अकाउंट मशीनरी अकाउंट, दूसरा अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और तीसरा अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो 3 अकाउंट खुलेगा। यहाँ पे लिख दो, चौथा नंबर लिख लो, 3 मेन अकाउंट विल बी ओपन। पहला अकाउंट का नाम क्या है? मशीनरी अकाउंट। दूसरा अकाउंट का नाम क्या होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और तीसरा डेप्रिसिएशन। सच बोला, कहानी जो मैंने सुनाया उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसा नहीं कि तुम लोग से क्लास 12 नहीं पढ़ा होगा, ऐसा बात नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच से लेकर चलूँ जो तुमको समझ में आया कि इसका रियल लाइफ में और कंपनी में इसका वैल्यू। अब मैं एक सम्स कराऊँ, कहाँ पे? इन द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखो, कॉन्सेप्ट कितना क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 एक बार मैं एग्जाम्पल, ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, 2013 क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन करवा। देखो, बी ब्राउन purchased a machine by check, 90,000 on 1st January 2022। कब परचेज किया? 1st Jan 2020।
प्रोबेबल working life was estimated at 10 year. इस प्रोबेबल वर्किंग लाइफ आर एस्टिमेटेड एट अ 10 ईयर, मतलब मशीन कितना चलेगा, 10 साल तक चलेगा. एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू and the end of that time at rupees 10,000. देखो, you are required to maintain, you are required to maintain machinery account. दूसरा, provision for depreciation account. तीसरा, depreciation account यहाँ लिखा रहेगा पास. So for 2 years. और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएम है, ठीक है. मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, सॉल्व किया जाए इसको. बी ब्राउन परचेज्ड अ मशीन, बाई चेक होगा ना, बाई चेक लिखना है, चेक होगा. बाई चेक फॉर 90,000 ऑन 1st Jan 2022. इट्स प्रोबेबल वर्किंग लाइफ वाज पहले जर्नल एंट्री पास करते, फिर अपने लेजर अकाउंट ओपन करते. ठीक है. स्क्रैप वैल्यू कितना है, 10 साल. आइए, 10,000. हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. अच्छा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर कितना मेंटेन करना, 2 साल के लिए. हाँ, टू मेंटेन फॉर 2 ईयर्स, यहाँ लिख दो मेंटेन फॉर 2 साल के लिए करना है. जर्नल एंट्री पास करो. पहले लिखो वर्किंग नोट. पहला डेप्रिसिएशन फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यही होता है ना, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड. कॉस्ट कितना था, 90,000. स्क्रैप वैल्यू कितना था, 10,000. एस्टिमेटेड लाइफ कितना था, 10 ईयर. कितना आएगा, 8,000. 8,000 पर ईयर, यही ना. और ये एसएलएम मेथड है, एसएलएम मेथड है, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 8,000 8,000 एनुअली, है ना. अब लिखो जर्नल एंट्री. पहले आपने मशीन परचेज किया, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक से, है ना, पर चेक हुआ ना, बैंक अकाउंट. कितने का मशीन था, 80,000. 90 ना वो डेप्रिसिएशन लेस करोगे ना. बोलो, 90,000 या 80,000 आएगा. हाँ, 90,000 लिखेंगे या 80,000 लिखेंगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ. सुनो, स्क्रैप वैल्यू कब निकालते,
स्क्रैप वैल्यू निकालते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन डेप्रिशिएट। तुम लोग को मैंने पढ़ा था ना, एक डेप्रिशिएबल वैल्यू पढ़ाया था। डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब होता है जिस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अगर मशीन बेच करके मुझे 10,000 मिल रहा है, यही है ना। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है कि जब 10 ईयर के बाद, 10 साल के बाद जब मैं मशीन बेचूंगा तो मुझे 10,000 क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, है ना। तो भाई 90,000 का मशीन था, 10,000 कैश मिल गया, तो मैं पूरे इंटायर 10 ईयर में कितने रुपए डिप्रेशन चार्ज करूंगा, 80,000 पे, क्योंकि 10,000 तो मिल गया ना। अरे भाई 80,000 मेरे बैंक से गया, 10,000 आएगा भी तो पूरा मेरा जो डेप्रिशिएबल वैल्यू होगा वो 80,000 होगा, और उसी पे अपने क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिशिएशन। बट मशीन की वैल्यू कितनी थी, 90,000। एक बार तुम लोग फटाफट जर्नल एंट्री पास कर दिखाओ मेरे को, फिर मैं लिखूंगा, फिर मैच करना। तुम लोग 2 साल का जर्नल एंट्री पास कर दिखाओ, फिर मैं लिखूंगा। 5 एंट्री होगा, पहले साल में 3 एंट्री और सेकेंड ईयर में 2 एंट्री। वाह, क्वेश्चन नहीं लिखा क्या। अब सेकेंड ईयर का एंट्री क्या होगा, डेप्रिशिएशन। अच्छा पहला ही मतलब सेकेंड एंट्री, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिशिएशन कितना है, 8,000। 8,000। अच्छा सुनो ना, हेलो हेलो, एक मिनट सुन जाओ। आप हर एक साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, 8,000। अब आप क्या करोगे, ये 8,000 ना हर साल सेपरेट बैंक में ट्रांसफर कर दो, हर एक साल, हर एक साल सेपरेट बैंक में ट्रांसफर कर दो, हर एक साल। तो कितने साल करना पड़ेगा, ओबियसली आपका मशीन 10 साल चलेगा तो 10 साल ट्रांसफर करोगे। तो एक बार मैं इससे इंटू 10 कर दूं, कितना हो जाएगा, 80,000। जब आप 10 साल के बाद मशीन को रिप्लेस करोगे तो बैंक में कितना पैसा रहेगा, 80,000। आप आराम से यूज कर लो। तीसरा, पीएल अकाउंट डेबिट टू, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का एंट्री पास करो। ये तो पहले साल का था, सेकेंड ईयर की एंट्री। अच्छा तुम लोग ना फॉर्मेट तो पता है ना, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अमाउंट इतना तो पता ही होगा। मैं वो फॉर्मेट नहीं सिखाया बट इतना तो पता ही होगा। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का पहला एंट्री क्या होगा, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर दूसरा, पीएल अकाउंट डेबिट टू अप्रिसिएशन। ठीक है, समझ गया ना, 8,008। अब अगर मैं मशीन अकाउंट ओपन करूं, लिख लो, छोटे बनना, बहुत बड़ा बड़ा बनना, छोटे बनना। फॉर्मेट क्या होगा, डेट, आपने 1 जनवरी को परचेज किया था ना, 1/1/2022 टू बैंक अकाउंट। ईयर क्या होगा, 31 दिसंबर 2020। बाई बाई बैलेंस सीडी 9000। रीज़न क्या है कि इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करो। तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, एक एक 1 जनवरी 2023 टू बैलेंस। यहाँ पर जस्ट कॉस्ट वैल्यू दिखाना है,
रूल्स रिगार्डिंग पढ़ाए थे ना कि ओनली मशीन में क्या वैल्यू मेंटेन करना है, ओरिजिनल कॉस्ट लिख लो, सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट मेंटेन करना, समझ गया ना। बाई बैलेंस बीडी अभी लिखो यहाँ पे, सेकेंड ईयर एंड कर दो, बाई बैलेंस सी डी, यहाँ था 90,000, यहाँ भी कितना हो जाएगा 90,000, यहाँ कितना, अब अलग सेपरेटली रूल्स, रूल्स पढ़ो ना, क्या बोला, बोलो रूल्स क्या लिखा, नो डेप्रिसिएशन विल बी शोन इन द मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन विल बी मेंटेन द सेपरेटली इन द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब आपको बोलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपन करना है, हाँ नहीं बोलेगा फिर नॉर्मल जो अपने सीखे वही से करेंगे। नेक्स्ट बनाओ। अच्छा मैं ये इसको एंट्री को एक ही बार पास कर दिया बिकॉज ये ओरिजिनल कॉस्ट में करेंगे। बना लिया। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखो, प्रोविजन फॉर, अच्छा इसको साथ बनाएंगे ठीक। डेट पर्टिकुलर अमाउंट यही सब रहेगा। चलो पर्टिकुलर, ठीक है। अब क्या बोलोगे, जो भी डेप्रिसिएशन है वो सेपरेटली ट्रांसफर करोगे कहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंट्री देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या है, बाई डेप्रिसिएशन, तो डेट वही डालोगे 31 दिसंबर 2020 बाई डेप्रिसिएशन, हाँ 8,000, जाएगा 31 बैलेंस सी डी जाएगा यहाँ पे 1/1/2000 बाई बैलेंस बी डी, कितना हो जाएगा। अच्छा सेकेंड 2 साल का फॉलो करना है, सेकेंड ईयर भी क्या करोगे, 31/12/2000 क्या करोगे यहाँ पे, बाई एप्रिसिएशन अकाउंट, कितना हो जाएगा 8,000। 2 साल में, हेलो 2 साल में कितना पैसा आपने बैंक में डाल दिया, 16,000, यहाँ पे दिखाओ 31/12/2023 बैलेंस 12,000, सॉरी 16,000, फिर यहाँ पे लिख दोगे लास्ट में बाई बैलेंस बिट, ईयर क्या होगा 1/1/2024, क्या हो जाएगा 16, इसका मतलब हो गया आपने 2 साल में 16,000 रुपया बैंक में ट्रांसफर कर दिया। चलिए जिस नाम से सेव करते हो नाम आता है, जिस नाम से जिस नाम से हम लोग अकाउंट क्रिएट किया उसका नाम आता है। क्लियर हुआ चीज। अब एक अकाउंट कौन सा मेंटेन करना है, ये था डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा वो पर्टिकुलर अमाउंट तुम लोग लिखते रहना, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट डेट लिखते रहना, मैं सिंपल लिख रहा हूँ हाँ। 31/12/2022 क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन याद करो, डेप्रिसिएशन में क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन में क्या लिखोगे, टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन क्या लिखोगे, टू प्रोविजन लिखो, ये हमेशा टैली करेगा।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना 8,000। और यहाँ आ जाओ फिर यहाँ पे क्या लिखो, पीएल में लिखे हो टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में क्या लिखोगे बाई पीएल, या ऑलवेज टैली करेगा। देख लो टैली हो गया। थर्ड नेक्स्ट भी सेम चीज होगा ना, नेक्स्ट सेम चीज होगा, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देख लो नेक्स्ट ईयर वाला एंट्री, डेप्रिसिएशन में क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और यहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन में बाई पीएल। टैली यही है पूरा का पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब इसमें तुमको दो मेन कॉन्सेप्ट और रह गया, एक कॉन्सेप्ट रह गया तुम्हारा डिस्पोजल ऑफ एसेट, डिस्पोजल ऑफ एसेट जब हम लोग एसेट को बेचते हैं वो। फिर एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा रह गया रिवर्स मैकेनिज्म, जहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, पहले चार्ज कर दी थी पीएल, पहले चार्ज करती थी एसएलएम, फिर बोल रही है चार्ज करेंगे डब्ल्यूडीवी, या तुमको बोल देगा कि ये 2025 का डेटा है, हमको 2020 का डेटा चाहिए, तो जाना पड़ेगा। तो दो चीज़ और, फिर अपने ईयर पेपर 2-3 सॉल्व करके चैप्टर क्या करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्चुअली में ना है 10 नंबर का, बट इस फील लाइक 15 मार्क्स चैप्टर, और जो मैथड्स हैं वो ज़्यादा हैं, अलग अलग। मेरे को सबके वो सुनना है, क्लियर है पूरा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट याद रहेगा, क्यों मेंटेन करते हैं। आज के लिए इतना, नेक्स्ट दिन मिलेंगे अपने नया कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना।